हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। लॉन्ग टाइम बाद में हम मिल रहे हैं, आई थिंक 1 मंथ हो गया है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जो आपका पेंडिंग है। अब जो भी लेक्चर्स आपके पेंडिंग चल रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर हिंदी में, उसको कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। और डेली यू विल फाइंड अ लेक्चर, ठीक है। तो चलो बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं बच्चों। बायो और मॉलिक्यूल, अब ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए पढ़नी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री। अब हमको लगे केमिस्ट्री फिर बायोकेमिस्ट्री। तो देखो, अगर मैं किसी भी लिविंग बीइंग की बात करूँ, किसी जीवित प्राणी की बात करूँ, है ना, कोई भी लिविंग बीइंग होगा तो उसके अंदर फूड इनटेक, है ना, बॉडी से जो भी वेस्टेज है वो बाहर निकलना, बॉडी में केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होना, चले, है ना भाई। कोई लिविंग बीइंग है तो उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस तो होंगी। लिविंग बीइंग में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्यों होंगी, तो हम कहेंगे देखो लाइफ टाइम उसको क्या चाहिए, एनर्जी। लिविंग सिस्टम को चाहिए क्या, भाई गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो चाहिए ना, तो लिविंग सिस्टम को क्या चाहिए, एनर्जी। लाइफ टाइम जो है उसकी ग्रोथ रहेगी बॉडी। जैसे हम भी बूढ़े भी हो जाते हैं तो हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, है ना। मेंटेनेंस, ठीक है ना, मतलब जैसे स्किन फट गई तो वापस नई स्किन बन जाती है ना, स्किन डैमेज हो गई, रैशेज आ गए तो वापस ठीक हो जाते हैं। तो ग्रोथ लाइफ टाइम चलती है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है, मेंटेनेंस और केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। कुछ भी करे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। अब वो एनर्जी मिलेगी बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। कैसे, तो हम कहीं भी जो भी खाना खाएंगे उसको पचाएंगे, है ना, तो उससे जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या करेगी, बॉडी को मेंटेन करने में, प्लस जो हम वर्कआउट करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ये तो मान लिया हमने। अब एनर्जी आपको मिलेगी कैसे, तो हम कहेंगे अब हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, है ना, और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए, फैट भी चाहिए। और उन सब के अलावा, विटामिन के अलावा तो हम कहेंगे देखो हार्मोन्स भी होने चाहिए। हार्मोन्स डिसबैलेंस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना हाइपरथायरॉयडिज्म और क्या बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन हार्मोन ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इंसुलिन भी चाहिए, है ना, इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज तो है भाई, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस गड़बड़ा जाएगी, एनर्जी लेवल में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब क्या है, ये सब आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, पूरा लिविंग सिस्टम का बेस बनाते हैं। क्लियर। तो पहला टॉपिक तो यही बच्चों कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। तो देखो जितने भी लिविंग सिस्टम्स है, ऑल लिविंग सिस्टम्स, उनको चाहिए एनर्जी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ये एनर्जी आपको मिलती है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो मैं कह दूं कि भाई आपके ऐसे सब्सटेंस, है ना, आपके पास ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सिस्टम ही होता है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी किसके लिए, तो वही 3 चीज़ें, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। ग्रोथ, लाइफ टाइम ग्रोथ रहेगा, बॉडी डेवलप होता रहेगा, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और साथ साथ में बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी आपको ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, मेंटेनेंस करना है लिविंग सिस्टम के अंदर, तो आपको जो भी मॉलिक्यूल चाहिए, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, तो भाई उसे हम बायोमॉलिक्यूल कहने वाले हैं, आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, इतनी बात क्लियर है बायोमॉलिक्यूल क्या है। अब बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल्स तो मैंने आपको अभी तो बताया, बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, पूरे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। कौन से बायोमॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे आप लिखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो हमें 1 to 1 पढ़ना है ना, आपके कोर्स में क्या है, तो आपको सारे कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं बच्चों, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, हर तरह का कार्बोहाइड्रेट आपके सिलेबस में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें डिस्कस करने, प्रोटीन हमें पढ़ना है, फिर विटामिन, तो पहले अपने सिलेबस के लिख लेते हैं, विटामिन हमें डिस्कस करने, हार्मोन्स हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हार्मोन्स,
4-6 लाइन का ही आपका टॉपिक है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड, तो बेटा न्यूक्लिक मतलब इनसाइड न्यूक्लियस, और एसिड बाय नेचर एसिडिक होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड तो होंगे यहाँ भी डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड ही तो है, तो डीएनए आरएनए ये सब क्या है, तो भाई ये भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स है, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स वैसे आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और सरफेस केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है इस साल, तो एंजाइम्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या है, तो भाई ये सारे बायोमॉलिक्यूल है, की बात समझ में आ गई। किसी भी लिविंग बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। क्या चाहिए, तो इनमें से ये सब चाहिए, लिपिड भी लिख सकते हो वो भी चाहिए, है ना। इनको हमने नाम दे दिया बायोमॉलिक्यूल्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो पहला जो सवाल बनता है देखो बोर्ड एग्जाम्स में, वो बनेगा बायोमॉलिक्यूल क्या है। दूसरा सवाल बनेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोमॉलिक्यूल, तो बच्चे डीएनए आरएनए गायब कर देते ये क्या है, तो भाई ये भी बायोमॉलिक्यूल ही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, है ना। पहला हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बो और हाइड्रेट, अगर कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब क्या, तो हम कहेंगे कार्बो मतलब तो कार्बन, और हाइड्रेट कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट मतलब वाटर कंटेनिंग कंपाउंड, समझे मेरी बात, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी वाटर कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन हो साथ में वाटर हो, तो हम कहेंगे हाँ वाटर कंटेनिंग, नाम से है ना, अभी डेफिनेशन तो भी चेंज कर दूंगी, लेकिन नाम से तो यही लग रहा है ना भाई, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये वाटर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, क्या पढ़ेंगे उसको, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का भाई जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूला, तो देखो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है कार्बन और वाटर। कार्बन x है तो वाटर कितने हैं y, कार्बन 6 है, मतलब हाँ x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू भी 6 है, तो C6H 6 2 12 O6, तो C6H12O6। अब ये तुम्हारा ग्लूकोज भी है, ये तुम्हारा फ्रक्टोज भी है, ये तुम्हारा मैनोज भी है, और ये गैलेक्टोज भी है। कैसे, तो इसी को ही तो पढ़ना अपन को डिटेल में। फिर x की वैल्यू तुम डाल दो 12, और y की वैल्यू जो है वो तुम डाल दो कितनी, 5 डाल दो, चलो तो 5 भी क्या, चलो 6 डाल दो, तो क्या हो जाएगा C12 है ना, और y की वैल्यू अगर मैं 6 डाल रही हूँ तो 6 2 ज़ा क्या 12, सॉरी 11 डाल दो, तो 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा 22, x की वैल्यू 12 डाल दो, y की वैल्यू 11 डाल दो, तो 11 दूना 22 हो गया ना, H22, और O की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहूँगी 11। समझ रहे हो ना मेरी बात, पहले मैंने x की वैल्यू 6 डाल दी थी तो C6 हो गया था, y की वैल्यू भी 6 डाल दी थी तो 6 2 ज़ा 12 हो गया था, O6 हो गया था। तो ये तो है बेटा मोनोसेकेराइड, लिखना नहीं है अब बता रही हूँ। और अगर मैंने यहाँ 12 डाल दिया, यहाँ 11 डाल दिया, तो ये C12H22O11, मतलब इसको डबल करके वाटर माइनस करूँगी ना तो यहाँ पहुँच जाऊँगी। इसका डबल करो, C6 डबल कितना हुआ H12, ठीक C12, फिर 12 हाइड्रोजन 12 है, डबल करो तो 24, लेकिन वाटर माइनस करोगे तो H2 माइनस करो तो 24 में से 2 कम कर दो 22, और O6 का डबल कितना हुआ O12, H2O, O माइनस कर दो तो O11। तो ये मोनोसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है, ये ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, मैनोज भी है, गैलेक्टोज भी है। ये तो भाई ये माल्टोज है, ये लैक्टोज है, और ये सुक्रोज है, ठीक है ना। तो इसका डबल करके वाटर माइनस कर दिया, तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। अब इसी में से क्या करो, वाटर माइनस कर दो, तो C6 वाटर माइनस करोगे तो H10, और O1 कम हो जाएगा तो O5, लेकिन ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। तो ये मोनोसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये सब नहीं बताना है आपको, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि कार्बोहाइड्रेट तो तुम कहोगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या बेटा समझे मेरी बात, कार्बोहाइड्रेट तो तुम कहोगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला तो तुम कहोगे CxH2O होल Y, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास C6H12O6 है,
तो तुम कहोगे इट मे बी ग्लूकोज, ठीक है। ये फ्रक्टोज भी हो सकता है, ये मैनोज भी हो सकता है, और ये गैलेक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं C12H22O11, C12H22O11, तो इट मे बी सुक्रोज, माल्टोज भी हो सकता है, और तो भाई ये लैक्टोज भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं C6H10O5 होल N, तो बच्चों ये स्टार्च भी है, ये सेल्यूलोज भी है। इट मे बी स्टार्च, इट मे बी सेल्यूलोज, दोनों ही है, ठीक है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हुआ क्या, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम कहेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट CxH2O होल Y हो गया। अब आपका जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो फॉर्मल्डिहाइड की बात करूँ, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या बेटा फॉर्मल्डिहाइड क्या, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड HCHO, और ध्यान से देखो CH2O। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था CxH2O होल Y। अगर x की वैल्यू 1 कर दी जाए, y की वैल्यू 1 कर दी जाए, तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो हम कहेंगे हाँ ये तो थोड़ा फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। फिर x और y की वैल्यू 2 कर दो, तो देखो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड क्या होता है, तो हम कहेंगे CH3COH। x की वैल्यू 2 कर दो C2, y की वैल्यू 2 कर दो H4O2। तो हम कहेंगे हाँ ये तो एसिटिक एसिड भी इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, पर ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ा नहीं, तो एसिड है ना, बात तो ठीक है। फिर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड पढ़ा है बच्चों आपने, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध को दही में कन्वर्ट करना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। क्या बेटा ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया ना, 2-हाइड्रोक्सी 2 नंबर पे OH, तो 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड इज लैक्टिक एसिड। x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 3 डालो, तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है, ये लोग तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसके जनरल फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो देयर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉलो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट दे आर नॉट, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, ठीक है। अब हम फिर डेफिनेशन ही चेंज कर, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट, तो ये लोग आ जाएंगे, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और उसको भी छोड़े तो हमारे पास एक शुगर है रैमनोज, हमारे पास एक शुगर है रैमनोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O5। तो जब तुम कह रहे हो रैमनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ओजोज आ रहा है ना, अब तो ये भी तो रैमनोज, ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो नहीं बैठ रहा। x की वैल्यू 6 डाल दी, y की वैल्यू 5 डालूँ तो 12 नहीं हो सकता, और y की वैल्यू 6 डालूँ तो ऑक्सीजन 5 नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या मुसीबत है, आपने एक जनरल फॉर्मूला दिया, तो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसको तो फॉलो कर रहे हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा। तो फिर हमें अपनी डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा चलो एक बारी जनरल इंट्रोडक्शन तो हो। अब हम क्या करते हैं, एक बार कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर देते हैं ताकि उसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें। तो हम कहेंगे देखो कार्बोहाइड्रेट्स में या तो शुगर होगा या शुगर नहीं होगा, क्योंकि जब तुम सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब बोल रहे हो तो चलो ये तो शुगर से, लेकिन जब तुम स्टार्च और सेल्यूलोज बोलते हो तो शुगर नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, या तो कार्बोहाइड्रेट शुगर होगा या फिर शुगर नहीं होगा। ओके, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। अब शुगर होगा ना बेटा, तो सिंपलेस्ट शुगर मेरी मोनोसेकेराइड, सिंपलेस्ट जो शुगर है ना दैट इज मोनोसेकेराइड, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। लेकिन डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, ठीक है ना, 2 से 8 यूनिट जो भी हो उसको तुम पढ़ो ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो ना, उसको तुम पढ़ो ओलिगोसेकेराइड्स। तो हमने कहा अच्छा ओलिगोसेकेराइड मतलब 2 to 8 यूनिट, यानी 2 यूनिट वाली बात कर रहे हो तो इट विल बी डाइसेकेराइड। तुम्हारे कोर्स में डाइसेकेराइड सी है, ठीक है ना। 3 यूनिट की बात करोगे तो ट्राइसेकेराइड है ना, और 3 से ज़्यादा यूनिट वाले की बात करोगे तो भाई
कंटिन्यू करते रहो, 8 यूनिट तक कर सकते हो आप, 2 to 10 यूनिट भी चल जाता है। अब नॉन शुगर्स मतलब ये शुगर ही नहीं है, ये वाइट नहीं है, ये क्रिस्टल नहीं है, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है, और ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास एक ही कैटेगरी है एंड दैट इज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। यहाँ एक ही कैटेगरी है बच्चों, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड तो हमारे को तो 2 ही पढ़ने हैं तो 4। पॉलीसेकेराइड तो हम कहेंगे स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, और ग्लू, गोंद भी पॉलीसेकेराइड है। हर चीज़ का फॉर्मूला होता है ना, तो गोंद क्या है, गोंद का फॉर्मूला होता है, तो गोंद पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला C6H10O5 होल है। तो तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बायोमॉलिक्यूल। कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, दे ऑल आर बायोमॉलिक्यूल्स। अब कार्बोहाइड्रेट पे आओ तो हम कहेंगे कार्बो और हाइड्रेट, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूला CxH2O होल वाई। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। C6H12O6 मोनोसेकेराइड है, C12H22O11 डाइसेकेराइड है, C6H10O5 होल एन पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च है, सेल्यूलोज है। डाइसेकेराइड में आपके सिलेबस में सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। मैनोज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट ध्यान रखो, इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने कहा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तीनों क्या कर रहे हैं, हमारे फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो करेगा एक्सेप्शन, तो केमिस्ट्री का फेवरेट टर्म है। फिर हमने कहा रैमनो शुगर ऐसी है, C6H12O5, वो शुगर है, वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमारे फॉर्मूले को फॉलो ही नहीं करती। तो हमने कहा छोड़ो, पहले कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई कर लो, फिर डेफिनेशन पकड़ते हैं। तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट या तो शुगर होगा या शुगर नहीं होगा। अगर शुगर होगा तो मोनोसेकेराइड होगा या ऑलिगोसेकेराइड होगा, और अगर शुगर नहीं होगा तो पॉलीसेकेराइड होगा। तो हम कहेंगे ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अब कार्बोहाइड्रेट का असली डेफिनेशन क्या बना है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट होता है एल्डिहाइड, या होता है कीटो। अगर मैं कहूँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि C6H12O6, C6H12O6, आप तो ग्लूकोज भी इसी को कह रहे हो, फ्रक्टोज भी इसी को कह रहे हो। हाँ, तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन होता है, मैं तो C4H8 बोलती हूँ। अब तुम 1 ब्यूटीन बोलो, चाहे 2 ब्यूटीन बोलो, चाहे आइसोब्यूटाइलिन बोलो, तुम्हारी मर्जी है वो बोलो, है ना। मैंने तो कह दिया C5H12। अब तुम कोई तो नॉर्मल पेंटेन भी है, आइसोपेंटेन भी है, न्यू पेंटेन भी है, तो फॉर्मूला तो एक ही है ना। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्मूला एक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो ग्लूकोज है C6 कार्बन कंटेनिंग शुगर बट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और फ्रक्टोज है 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर बट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। इतनी बात क्लियर है। तो भाई एक एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, आप तो C6H12O6 कह रहे हो, 6 ऑक्सीजन का क्या करोगे, तो हम कहेंगे बाकी सारे ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल बना लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH होते हैं, चाहे मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड हो, OH बहुत सारे हैं। फंक्शनल ग्रुप एक ही मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना। अब ऑब्वियस है डाइसेकेराइड है तो 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन, या 1 एल्डिहाइड है कीटोन। और पॉलीसेकेराइड है तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड है ना, तो एल्डिहाइड तो हो गई ना, बाकी सारे अल्कोहल, ठीक है ना। ऐसे अब बहुत सारे मोनोसेकेराइड है तो बहुत सारे एल्डिहाइड होंगे, लेकिन एक कंपाउंड की बात कर रही हूँ जो उसका बेसिक यूनिट है ना, उसमें ईदर इट हैव एल्डिहाइड और इट हैज़ कीटोन, और बाकी सारे OH है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को मैं कार्बोहाइड्रेट बोल देती हूँ, ठीक है। तो भाई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इनको हमने नाम दे दिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कार्बोहाइड्रेट। अब इनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है, कायरल कार्बन होता है, वो भी हम देखते हैं कैसे, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के थे, हमने पढ़ा, शुगर और नॉन शुगर। अब शुगर होगा तो क्रिस्टल होगा, शुगर होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा, शुगर होगा तो स्वीट इन टेस्ट होगा, वाइट भी होगा। वहाँ तो हम कहेंगे क्रिस्टल तो नहीं है, तो जो चीज़ क्रिस्टल नहीं है उसको नॉन क्रिस्टल नहीं लिखते, उसको लिखते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस मतलब परफेक्ट शेप नहीं है, परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ठीक ठाक नहीं है, प्रॉपर नहीं है मतलब, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होता नहीं है, टेस्ट होता नहीं है, स्वीट तो नहीं होता है, तो टेस्टलेस हो गया, ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स
तो हम कहेंगे देखो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में एसिमेट्रिक कार्बन होता है, कायरल कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों फ्रेंड जो है, चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड हो, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, तो PPL आई है ना, मैं तो सीधे रास्ते जा रहा था, बीच में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ गया तो मैं घूम गया। अब अगर मैं दाईं ओर घूमा तो मैं डेक्स्ट्रो हूँ, और मैं लेफ्ट घूमा तो मैं लेवी हूँ। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन होता है, जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, उसे कायरल कार्बन कहते हैं। और अगर वो कायरल कार्बन किसी कंपाउंड में है और वो सीधे रास्ते जा रहा है, मतलब वो पड़ा है सॉरी, और PPL आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, एक प्लेन में चलने वाली लाइट आ रही है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पड़ा है, कायरल कार्बन वाला कंपाउंड पड़ा है, तो उसमें ताकत है कि वो लाइट को घुमा दे। राइट में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में घुमाएगा तो लेवी। तो ग्लूकोज बाय नेचर डेक्स्ट्रोज होता है। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्स्ट्रोज, मतलब PPL आएगी तो ग्लूकोज का एक ही काम है, इसको राइट में घुमाना है। और फ्रक्टोज बाय नेचर लेवियो रोटेटरी होता है, इसलिए उसको लेवुलोज बोलते हैं, मतलब नेचर है उसका, वो हमेशा लेफ्ट में ही घुमाएगा। और ग्लूकोज है उसका नेचर है वो राइट में ही घुमाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें कायरल कार्बन है, और जहाँ कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमें तो जितनी भी शुगर्स मिलेंगी उनमें कायरल कार्बन मिलेगा। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, है ना। और बाकी उनमें क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन होता है, बाकी सारे ग्रुप तो उसके OH है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विद ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या अगर इनमें भाई पॉलीसेकेराइड है तो टूटेगा तो मोनोसेकेराइड में ना, तो या तो वो खुद एल्डिहाइड कीटोन है, या हाइड्रोलिसिस पे आपको एल्डिहाइड कीटोन देते हैं विद नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, तो हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, तब भी आप उनको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो हमने अपना डेफिनेशन चेंज कर लिया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हमने हटाया कि नहीं यार, बहुत सारे लोग आ गए जो है भी नहीं और फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, और बेचारा जो है वो बता ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये चीज़ तो पक्का है उसमें होगी सही। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड में एल्डिहाइड था तो OH का था, फिर एसिडिक एसिड में एल्डिहाइड भी नहीं है, OH भी नहीं है, लैक्टिक एसिड कहेगा OH है तो एल्डिहाइड तो नहीं, तो ये तो खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से बाहर। और आपका जो रैमनोज है स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा इसमें एल्डिहाइड भी है, इसमें OH भी है ना, तो उसमें आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा और OH भी मिल जाएगा, तो ठीक है, बात हमारी बन गई। अब काम क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो भी खाने में खाते तो हम स्टार्च ही है, आटा खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कोई भी ले लो, चाहे कोई भी मिलेट्स ले लो, बाजरे की रोटी ले लो, तो स्टार्च तो खाते ही हैं ताकि वो हमें एनर्जी दे। और सर्दियों में हमें पता है ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि बॉडी को हीट चाहिए, तो वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का ले दे के एक काम है आपकी बॉडी को हीट देना। बॉडी का अपना टेम्परेचर होता है, बाहर का टेम्परेचर अलग होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का काम है बॉडी को हीट देना, बॉडी को एनर्जी देना। और प्लांट्स में, तो भी प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल मेम्ब्रेन में तो एनिमल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो वहाँ 2 काम हो गए, हमारी बॉडी में एक काम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनर्जी देना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हम कहेंगे हाँ भाई बात तो ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, मोनोसेकेराइड्स क्या है, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, क्योंकि मैंने कहा था डाइसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट मोनोसेकेराइड देगा, पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारी यूनिट मोनोसेकेराइड देगा, तो मोनोसेकेराइड तो कुछ नहीं देगा ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट बोला है तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बाकी सारे OH होंगे, तो इट इज ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या भाई ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पानी में ग्लूकोज डाला है तो यूं नहीं ग्लूकोज के 3 कार्बन अलग हो गए, बाकी के 3 अलग हो गए, नहीं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये पानी में घुलता है, क्यों, क्योंकि दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, है ना। भाई नमक जाता है तो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, वो आयंस में डिवाइड हो गया। ग्लूकोज या कोई भी शुगर पानी में घुलती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वाटर के साथ, क्योंकि वाटर कहेगा मेरे पास OH है, वो कहेगा मेरे पास OH है, तो दोनों कहेंगे भाई 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 भाई, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ग्लूकोज या शुगर्स आर सॉल्युबल इन वाटर एज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। लेकिन ग्लूकोज पानी में जाके टूटेगा तो मना कर दूं नहीं, आयनिक कंपाउंड तो है नहीं जो आयोनाइज्ड होगा, और स्प्लिट नहीं होगा कि कार्बन कार्बन अलग हो गए,
नहीं, घुल जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में। तो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बाकी सारे ग्रुप OH होंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो बिल्कुल सारे कार्बोहाइड्रेट हमारे ऑप्टिकली एक्टिव ही है ना, कायरल कार्बन रखते हैं। फिर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है और ये घुल जाता है क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें बताया ना, या तो लिखो ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन ये एल्डिहाइड है, या लिखो फ्रक्टोज C6H12O6, लेकिन ये कीटोन है, या फिर लिखो मैनोज भी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज भी एल्डिहाइड है, लेकिन OH लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ठीक है ना, या फिर गैलेक्टोज, तो भाई गैलेक्टोज ग्लूकोज का भाई है, लेकिन किसी एक कार्बन पे OH का डेफिनेशन, मतलब ग्लूकोज से थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन लेफ्ट राइट का फर्क होता है, यहाँ H इधर OH इधर है ना, तो गैलेक्टोज में घूम जाता है। आएगा तो अब डिस्कस करेंगे कैसे। तो दे ऑल आर मोनोसेकेराइड, एग्जाम्पल्स याद रखने। अब ओलिगोसेकेराइड, तो मैंने कहा था 2 से 8 यूनिट मोनोसेकेराइड मिलके ओलिगोसेकेराइड बनाते। हमारे कोर्स में डाइसेकेराइड है। तो भाई डाइसेकेराइड मतलब जो हाइड्रोलिसिस पे आपको 2 यूनिट मोनोसेकेराइड दे दे। पहले आपके ओलिगोसेकेराइड है तो 2 to 10, कई जगह 2 to 8 लिखा हुआ है, चलेगा क्योंकि इसके बाद पॉलीसेकेराइड है। तो 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होंगी, है ना, तो हम उसको ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे। और ये भाई साहब जब हाइड्रोलाइज होंगे तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूनिट मोनोसेकेराइड देंगे। अब ये कितनी यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, उसके हिसाब से हमने बनाया डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड मतलब इट गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, है ना भाई। डाइसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, तो हम कहेंगे ये देगा 2 यूनिट मोनोसेकेराइड। बढ़िया। ट्राइसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, तो नाम से ही क्या लग रहा है 3 यूनिट, तो इट गिव्स 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। कब देगा, तो जब आप इसको पानी में घोलोगे तो ये टूटेगा, है ना। तो आपको लिखना है ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तब डाई होगा तो 2 यूनिट मोनोसेकेराइड मिलेगा, ट्राई होगा तो 3 यूनिट मोनोसेकेराइड मिलेगा। ठीक है, अब हमारे कोर्स में तो डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट मोनोसेकेराइड देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्या दोनों यूनिट सेम होगी, तो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डाइसेकेराइड्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब दीज 2 यूनिट्स मे बी सिमिलर और मे बी डिफरेंट। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ माल्टोज, तो बेटा माल्टोज मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर मैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करूं ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे डी ग्लूकोज, फिर पढ़ेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, वो बात की बात है। माल्टोज मतलब 2 ग्लूकोज को जोड़ दूं तो माल्टोज बनेगा, और जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं तो ये मुझे 2 ग्लूकोज एज इट इज वापस दे देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये है आपका क्या माल्टोज डाइसेकेराइड। सुक्रोज, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर लो, ठीक है, तो 2 यूनिट मोनोसेकेराइड देगा। कौन सी, तो भाई यहाँ डिफरेंट है, एक तो ये मुझे ग्लूकोज देगा, दूसरा ये मुझे फ्रक्टोज देगा। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रक्टोज भी मिलता है। फिर लैक्टोज, तो लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो बेटा जब हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये हमें ग्लूकोज भी देता है और ये हमें गैलेक्टोज भी देता है। समझ में आ गया। तो दिस इज लैक्टोज, समझ में आ गया। ठीक है, तो डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट मोनोसेकेराइड देते हैं। दोनों यूनिट मोनोसेकेराइड सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, माल्टोज तो इसमें दोनों सेम होती है। कौन सी होती है, दोनों ग्लूकोज होती है। सुक्रोज इसमें दोनों ही डिफरेंट है। कौन सी, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। लैक्टोज
इसकी दोनों यूनिट भी डिफरेंट है, एक ग्लूकोज, दूसरी गैलेक्टोज। क्या फर्क है ग्लूकोज गैलेक्टोज, तो आगे हम पढ़ेंगे। किसी एक कार्बन पे इनमें ओरिएंटेशन चेंज होता है, हम इनको बोलते हैं एपीमर्स। जब आएगा तो आप डिस्कस करेंगे, सिर्फ नाम याद रखो एपीमर्स, ताकि बाद में अजीब सा नहीं लगेगा तो ये क्या नया है ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो मैनोज में भी थी, ग्लूकोज और मैनोज सेम होते हैं, किसी एक कार्बन पर डिफर करते हैं, तो वो भी एपीमर्स है, ये भी एपीमर्स है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी यूनिट दे दो भाई, और तो क्या है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, ठीक है। अब ये टेस्टलेस होते हैं, शुगर तो होते नहीं हैं, है ना, वाटर सॉल्युबल होते नहीं हैं, तो हम कहेंगे ठीक है ये नॉन शुगर्स है। एग्जाम्पल, तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए पॉलीसेकेराइड के। फर्स्ट स्टार्च, सेकेंड सेल्यूलोज, थर्ड तो मैंने कहा था ग्लाइकोजन, मैं ज़्यादा खाना खा लिया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो इंसुलिन का एक ही तो काम है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। अब इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज़ हो गया, मतलब ग्लूकोज खाएगा तो उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन तो बनेगा नहीं, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ गया तो भी बेचारा फंस गया, घट गया तो ही फंस गया, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन, और तो हम कहेंगे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और ग्लू बताया था मैंने आपको, गम या ग्लू, है ना। तो गम भी क्या है, गम जो है वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब शुगर हमारे पास और स्पेसिफाई कर सकते हैं हम शुगर्स को, तो हमने शुगर्स को फिर से डिवाइड कर दिया भाई। शुगर्स या तो होती है बच्चों रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, शुगर्स जो होती है ना बेटा, या तो होती है रिड्यूसिंग शुगर या होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या मुसीबत है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रखा है ना। एल्डिहाइड तो स्पेशली हमने पढ़ा था कि भाई ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर लेता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर लेता है। तो अगर आप रिड्यूस कर लेते हो तो रिड्यूसिंग हो, नहीं करते हो तो नॉन रिड्यूसिंग हो। फिर हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप था, एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप, ये ऑक्सिम बनाता था, याद करो NH2OH। अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी रिएक्शन कराऊँ ना तो ये वाटर निकल गया और ये C डबल बॉन्ड NOH, है ना, इसको हम बोलते थे ऑक्सिम। एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम, कीटोन है तो कीटोक्सिम। अब मैंने आपको कहा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है सब में कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है मतलब ये लोग ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये PPL को घुमा देते हैं। घुमाते हैं तो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एंगल पे घुमाते हैं कि भाई मैं 50 डिग्री पे घुमा लूँ, 100 डिग्री पे घुमा लूँ, 120 पे घुमा लूँ, 66.5 पे घुमा लूँ, 92 पे घुमा लूँ। प्लस मतलब राइट साइड घुमाएंगे, माइनस मतलब लेफ्ट साइड घुमाएंगे, तो ठीक है ना, इसमें दे देंगे प्रॉपर्टी। अब ये जो इनका रोटेशन है ना, ये टाइम के साथ साथ घटता जाता है, चेंज होता जाता है, घटता नहीं, चेंज होता है, बढ़ भी सकता है ना। तो समय के साथ साथ इनका ऑप्टिकल रोटेशन या तो घटना या बढ़ना, मतलब चेंज होना, उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन है उनका स्पेसिफिक रोटेशन टाइम के साथ साथ चेंज होता है, तो इसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब ये सब बातों की जानकारी क्यों, तो मैंने तुम्हें कहा था कि शुगर को हमने फिर से डिवाइड कर दिया है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं कहूँ कि ये टॉलेंस टेस्ट दे देगी, फेलिंग टेस्ट दे देगी, आंसर ग्लूकोज, तो तुम मान जाओगे कि भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। लेकिन मैं कहूँगी फ्रक्टोज तो तुम मानोगे नहीं कि फ्रक्टोज में तो कीटोन है ना, कीटोन कब से टॉलेंस टेस्ट देता है, कीटोन कब से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, तो बिल्कुल सही है, कीटोन नहीं देता है। लेकिन कीटोन का पड़ोसी अल्फा कार्बन OH है ना। अब यहाँ जो है वो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है ना। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में होता है टॉटोमेरिज्म, मतलब ये जो है ना आपका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा घूम करके, अब कैसे वो नहीं बता रही हूँ, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका जो है टॉटोमेरिज्म के बाद में ये जो आपका ये अल्कोहल है ना, ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, है ना, बेसिक मीडियम में, ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, बेसिक मीडियम, तो एल्डिहाइड बन गया ना। और हम जो सारे टेस्ट पढ़ रहे हैं, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेसिक मीडियम में, एक बार NCERT खोलो, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ो। टोलेंस टेस्ट NH4OH था, फेलिंग सॉल्यूशन में भी NaOH था, रोशियल सॉल्ट पानी में गया NaOH था। तो बेसिक मीडियम में हमारा जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है,
और कन्वर्ट हो गया तो टेस्ट देगा ना, तो बिल्कुल। तो अब इन सब बातों को बोलो, आप स्पेशल 2 चीज़ें याद रखो। शुगर्स क्या है, तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, तो हम कहेंगे इनका काम है रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करेगा, तो हम कहेंगे एक तो टीआर को, टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। 2 बॉटल होती है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रॉशेल सॉल्ट, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर लेगा तो ठीक है। और ये तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब ये नहीं करेंगे, डू नॉट रिड्यूस, है ना, इनका काम नहीं है टोलेंस को रिड्यूस करना, फेलिंग को रिड्यूस करना। फिर तो भाई ये तो ऑक्सिम बना लेती है, एल्डोक्सिम, कीटोक्सिम, दे फॉर्म ऑक्सिम। और ये तो नॉन रिड्यूसिंग है, ये नहीं बनाएंगे, डू नॉट फॉर्म ऑक्सिम, इनका काम नहीं ऑक्सिम बनाना, ठीक है भाई, मत बनाओ, नहीं है आपका काम तो मत ही बनाओ। दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड, तो ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, दे शो म्यूटा रोटेशन, और इधर तो मना कर दो भाई, नहीं करेंगे, डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन, इनका काम नहीं है म्यूटा रोटेशन शो करना, ठीक है, डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ओके। क्या ही दिक्कत है, ये म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे। तो अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो ये कैरेक्टर होने चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग है तो ये होने चाहिए। अब याद कैसे रखें, तो तुम्हारे सिलेबस में एक ही है जो नॉन रिड्यूसिंग है, और वो है सुक्रोज, बस। तो तुम तो सुक्रोज का गला पकड़ लो भाई, तो ही नॉन रिड्यूसिंग है। अब तुम्हें जो मिले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, लैक्टोज, माल्टोज, सब रिड्यूसिंग है, तो टेंशन करो ही मत। माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है, सब रिड्यूसिंग है। और मोनोसेकेराइड तो हमेशा रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड में एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो तो फ्री होगा ना, इनका फंक्शनल ग्रुप बंध जाता है भाई। डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड, अब 2 मोनोसेकेराइड मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को मैंने बांध दिया, वो फ्री नहीं है, तो वो टेस्ट कहाँ से देगी। और इनके फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं तो दे देंगे। अब इनमें तो भाई 2 मोनोसेकेराइड है ना, माल्टोज में 2 ग्लूकोज है, तो हो सकता है एक का फंक्शनल ग्रुप तुमने काम में ले लिया, दूसरे का नहीं लिया, है ना। लैक्टोज में भी 2 मोनोसेकेराइड है, तो एक का फंक्शनल ग्रुप काम में लेना है, दूसरे का नहीं लेना है, तो जिसका नहीं लोगे वो तो फ्री है ना, तो वो रिड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ तुम सुक्रोज है ना, तो एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, तो यहाँ तुमने ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का कीटोन दोनों को आपस में बांध दिया है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों को आपस में बांध दिया है, तो 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम कहेंगे वैसा करोगे तो फिर टेस्ट तो देगा नहीं। लेकिन मोनोसेकेराइड में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो तो किसी के साथ बंधा ही नहीं है, तो वो तो हर बार ही रिड्यूसिंग है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है, मैनोज रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज रिड्यूसिंग है, और आपका ये लैक्टोज, माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग है, तो सब रिड्यूसिंग है ना। तो एक याद रख लो ना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, और हर साल का क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आंसर सुक्रोज, ठीक है। नाउ जितने भी मोनोसेकेराइड्स है, तो वो एल्डोज हो, कीटोज हो, वो हर बार क्या होंगे, तो भाई वो हर बार रिड्यूसिंग होंगे, है ना। अब डाइसेकेराइड में, तो भाई डाइसेकेराइड में अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो रिड्यूसिंग है, ठीक है ना। और फंक्शनल ग्रुप फ्री किसमें, तो हम कहेंगे माल्टोज में फ्री है, वो रिड्यूसिंग था ना, लैक्टोज में फ्री है, वो रिड्यूसिंग था, लेकिन सुक्रोज में फ्री नहीं है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग है, बढ़िया, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का भी क्लियर हो गया तुम्हें। अब शुगर है तो ओज लगा रहे, देखो ओज, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज बोलो, और कीटोन ग्रुप है तो कीटोज बोलो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई। शुगर्स में भी अलग अलग बातें हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, मोनोसेकेराइड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। जैसे मान लो 3 कार्बन ही है, 3 कार्बन वाली शुगर है, तो भाई 3 कार्बन वाली शुगर को तुम बोलो ट्रायोज, क्या बोलो, ट्रायोज। अब अगर उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो तुम बोलो एल्डो ट्रायोज, और अगर उसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो तुम बोलो कीटो ट्रायोज,
ठीक है भैया, अब क्या ही करें, है ना। अब ऐसे तो 4 कार्बन भी है, 5 कार्बन भी है, 6 भी है, तो बनाओ। 4 कार्बन वाली शुगर को क्या बोलेंगे? टेट्रोज। 5 वाली को क्या बोलेंगे? पेंटोज। पढ़ा था ना तुमने, डीएनए में राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज है, सब कोर्स में ध्यान रखना। तो राइबोज शुगर क्या है? पेंटोज। और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या थी? 6 कार्बन वाली शुगर थी, तो दे आर हेक्सोज। अब टेट्रोज में भी एल्डिहाइड है, तो एल्डो टेट्रोज बोल दो भाई, और तो क्या करें, है ना। 5 वाली है तो एल्डो पेंटोज, ठीक है। 6 वाली है तो एल्डो हेक्सोज, ठीक है। अब कीटोन की बात करो तो कीटो टेट्रोज। 5 वाली कीटो पेंटोज, और 6 वाली है बेटा तो कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। इतनी बात क्लियर है? तो भाई अब ये तो नाम हमें देने पड़ेंगे भाई, एल्डो है क्या है, ठीक है। अब एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज के जो एग्जाम्पल्स है ना, ये तो हमने लिख दिया था, ठीक है। अब देखो एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल, एल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, तो एल्डो हेक्सोज है ग्लूकोज। एल्डो हेक्सोज कौन है? ग्लूकोज। और कीटो हेक्सोज की बात करो, कीटो हेक्सोज फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और शुगर 6 कार्बन वाली है, तो तुम बोलो फ्रक्टोज, ठीक है ना। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है बेटा, और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटो। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है? तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप ही अलग कर रहे हो, तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। समझ रहे हो मेरी बात? फंक्शनल ग्रुप अलग है ना बेटा, तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है फिशर, ठीक है। फिशर ने क्या किया है? तो भाई फिशर ने ग्लीसरल्डिहाइड की 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज करी है, ठीक है। मैं आपको बना के बताती हूं। फिशर ने क्या किया है? ग्लीसरल्डिहाइड की 2 स्ट्रक्चर्स बनाई है। अब ध्यान से सुनो, ग्लिसरॉल क्या है? तो मैं कहूंगी ग्लिसरॉल मतलब 3 कंटिन्यू कार्बन, 3 कंटिन्यू OH, भाई 1 OH एल्कोहल, 2 OH ग्लाइकॉल, 3 OH ग्लिसरॉल। लेकिन आप तो ग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हो ना, तो मैं कहूंगी हाँ एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड ले लो, ठीक है। बाकी तो अल्कोहल लगा दो, तो ये CH2OH। अब ध्यान से देखो, ये कायरल कार्बन हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं OH को राइट साइड में लिख रही हूं, तो आप इसको D फॉर्म बोलो, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर मैं OH को लेफ्ट साइड में लिख रही हूं, तो आप इसको L फॉर्म बोलो, समझे? डी ग्लिसरल्डिहाइड, L ग्लिसरल्डिहाइड, OH लेफ्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों? तो देखो, ये कहेंगे अभी आप शुगर बनाओगी, शुगर क्या था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब एल्डिहाइड ठीक है, एंड में तो 1 डिग्री अल्कोहल ही आएगा ना, बीच में आपके OH आएंगे, बहुत सारे आएंगे भाई, 2 है 3 है, डायोज ट्रायोज तो यही होगी, ठीक है। अब टेट्रोज होगी तो 4 होंगे, तो बीच में ऐसे 2 बार आ जाएगा CHOH होल 2, ठीक है ना। फिर पेंटोज होगा तो होल 3, और ग्लूकोज मतलब हेक्सोज की बात करो तो होल 4। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, बाकी क्या है? बाकी तो 4 कार्बन में क्या होंगे? अल्कोहल ही होंगे ना, तो होल 4। तो आपको तो बस सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, एंड में तो ये बंद हो रहा है ना, तो आप तो खाली सेकेंड लास्ट कार्बन देखो। अगर तुमने कोई शुगर बनाई और उसका आखिरी कार्बन इस डिजाइन से मैच हो गया, है ना, इससे मैच हुआ तो L फॉर्म है, इससे मैच हुआ तो D फॉर्म है। तो जैसे मैं आपको कहूँ D ग्लूकोज लिखो, तो D ग्लूकोज में आखिरी वाला OH आपका इधर आना चाहिए बस। अगर ऐसा है तो D बोलेंगे, नहीं है उल्टा है तो L बोल देंगे। ये तो फिशर का मानना है वो सारी शुगर जो डी ग्लिसरल्डिहाइड से रिजेंबल करेंगी उनको D फॉर्म लिखिए, और वो सारी शुगर जो L ग्लिसरल्डिहाइड से रिजेंबल करेंगी उनको L फॉर्म लिखो। इतनी बात क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगी राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज,
है ना, एल्डो एक्सोज, ग्लूकोज, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स, ग्लूकोज की प्रिपरेशंस, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, प्रूव करो कि ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन है, प्रूव करो कि एल्डिहाइड है, प्रूव करो कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 है, 4 उसमें 2 डिग्री अल्कोहल है ना। ये सारी बातें जो है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब वापस कंटिन्यू हो यूट्यूब पे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐप पे भी आपको सारे लेक्चर्स एज इट इज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको PDF चाहिए, DPPs चाहिए, शीट चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरा नाम शैली मैम, चैनल करियर प्लैनेट। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।